नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका पुनः स्वागत है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। और आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है अरस्तु के नागरिकता और दास्ता संबंधी विचार। मैंने जो अरस्तु के बारे में जो पूर्व में जो वीडियो डाले हैं उसमें अरस्तु के जीवन परिचय और अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की विवेचना है। इस नागरिकता और दास्ता संबंधी विचारों पर आगे बढ़ने से पहले मैंने जो अरस्तु से संबंधित जो पूर्व वीडियो डाले हैं उन पर हम एक बार संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। अरस्तु अपने राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा देने में अरस्तु का महत्वपूर्ण योगदान है। अरस्तु प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य थे। प्लेटो ने अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा है। अकादमी वो संस्था थी जो प्लेटो ने स्थापित की थी और अरस्तु उस शिक्षण संस्था में पढ़ने के लिए गए। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण वो प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। इसी कारण प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा। और इसके बाद अरस्तु ने स्वयं की एक शिक्षण संस्था स्थापित की जिसे लीसियम कहा गया। और अरस्तु ने यहाँ पर राजनीति विज्ञान से संबंधित अपने कई सिद्धांत दिए। यही कारण है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान में सबसे पहले विधि के शासन की बात करने वाले अरस्तु हैं। राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बताने वाले, राजनीति विज्ञान को सबसे बड़ा विज्ञान बताने वाले अरस्तु हैं। तुलनात्मक शासन की जो नींव रखते हैं वो सबसे पहले अरस्तु हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौर में अरस्तु 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करते हैं और उसके पश्चात राजनीति विज्ञान के अपने नियम प्रदान करते हैं, राजनीति विज्ञान में अपने सिद्धांत देते हैं। उदाहरण 158 देशों के उदाहरणों का अध्ययन करने के पश्चात वे अपने निष्कर्ष के रूप में सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। इसे बोला जाता है आगमनात्मक पद्धति। तो जहां प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, वहीं अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। आगमनात्मक पद्धति का तात्पर्य होता है विभिन्न उदाहरणों के आधार पर अपने नए नियम या अथवा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। सरकार के 3 अंग होने चाहिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में। जो 3 अंगों का जो विभाजन है वो सबसे पहले अरस्तु करते हैं। संवैधानिक शासन की बात सबसे पहले अरस्तु करते हैं। विधि के शासन की बात सबसे पहले अरस्तु करते हैं, जिसे मैं पहले बता भी चुका हूं। तो ये कई सारी देन हैं जिनके कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की। यहाँ अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक हैं, व्यवहारिक हैं और विकासवादी सिद्धांत पर टिके हुए हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, राज्य को लोगों ने नहीं बनाया, राज्य स्वतः बना है। राज्य का स्वतः विकास हुआ है, एक प्रक्रिया से विकास हुआ है। वो इसे बताने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, अर्थात बिना समाज अथवा राज्य के मनुष्य नहीं रह सकता। मनुष्य के रहने के लिए समाज और राज्य का होना जरूरी है। यही कारण है कि इस धरती पर सबसे पहले मनुष्य आया, लेकिन चूंकि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, उसने इसलिए विवाह नामक संस्था से परिवार का निर्माण किया। जब कई सारे परिवार हो गए तो कई परिवारों से समाज बना, और जब कई सारे समाज हो गए तो उसने एक राज्य का रूप ले लिया। तो राज्य क्या है? कई सारे समाज, समाजों का समाज, समुदायों का समुदाय राज्य है, ऐसा अरस्तु मानता है। शुरू में कई परिवार आए, कई परिवारों से फिर वो गांव बन गए, गांव से नगर बन गए, नगर से फिर उसने राज्य का रूप ले लिया। दूसरे शब्दों में अरस्तु इस रूप में राज्य की परिभाषा देता है। तो इस प्रकार राज्य अरस्तु की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अरस्तु कहता है कि शुरू में राज्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आया, लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्तियों के कई सारे काम, हमारे बहुत सारे जो काम है वो राज्य ने अपने हाथों में ले लिए और हम अपने जीवन की जो आवश्यकताओं के लिए राज्य पर निर्भर होते चले गए, तो राज्य एक अति महत्वपूर्ण संस्था बन गई।
राज्य ने हमारी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। तो अरस्तु बोलते हैं कि राज्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आया, लेकिन उसके सज्जीवन के लिए बना हुआ है। हमारे जो अच्छे जीवन की जो बातें हैं, अच्छा जीवन की जो पूर्ति है वो राज्य करता है। हमारा जो कल्याण है वो राज्य में रहकर संभव है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। इस प्रकार अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं, वो राज्य को कृत्रिम संस्था नहीं मानते। वो कहते हैं कि राज्य का निर्माण स्वतः हुआ है। वो राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति का जो विकास है वो राज्य में रहकर ही संभव है। यही कारण है कि वो व्यक्ति की तुलना में राज्य को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वो व्यक्ति को साधन मानते हैं और राज्य को साध्य मानते हैं। वो कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से मनुष्य पहले आया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पूर्ण हमेशा पहले आता है अंश की तुलना में। जिस प्रकार शरीर के अंगों से पहले शरीर आता है, उसी प्रकार जो मनुष्य है उससे पहले राज्य आएगा, क्योंकि व्यक्ति राज्य में रहता है, राज्य पूर्ण है, व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य बनता है। इसलिए राज्य पहले आएगा, व्यक्ति बाद में आएगा। पूर्ण राज्य है, इसलिए पहले उसकी गिनती होती है और व्यक्ति की गिनती बाद में होती है। इस प्रकार अरस्तु की दृष्टि में राज्य सर्वोच्च है, राज्य सबसे पहले है, राज्य नैतिक रूप से कल्याणकारी है, राज्य नैतिक संस्था है, क्योंकि राज्य में रहकर ही व्यक्ति का कल्याण संभव होता है। राज्य और व्यक्ति में जैविक संबंध है, अर्थात जिस प्रकार शरीर को उसके अंगों से अलग नहीं किया जा सकता, इस प्रकार राज्य और व्यक्ति दोनों ही एक दूसरे से बगैर नहीं रह सकते। बिना व्यक्तियों के राज्य की कोई वजूद नहीं है और बिना राज्य के व्यक्तियों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इस दृष्टि में अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं वो बहुत वैज्ञानिक हैं, व्यवहारिक हैं। अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक पर, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। अरस्तु की जो नागरिकता संबंधी विचार है, उनकी जो विवेचना है, उसने पॉलिटिक्स के तीसरे जो भाग है उसमें की है। अरस्तु कहता है कि मेरे राज्य का नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास क्षमता है। क्षमता का तात्पर्य है जो मानसिक श्रम कर सकता है, जो शासन के कार्यों में भाग ले सकता है। पहली बात हो गई क्षमता, और दूसरी बात अवकाश। अवकाश का मतलब समय। उसके पास उन शासन के कार्यों को करने के लिए समय होना चाहिए। अर्थात अरस्तु के अनुसार राज्य का वही व्यक्ति नागरिक हो सकता है जिसके पास क्षमता है, अर्थात जिसके पास शासन के कार्यों को करने की मानसिक क्षमता है, वो कर सकता है, और उसके पास इन कार्यों को करने के लिए समय भी होना चाहिए। इस दृष्टि में अरस्तु हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार नहीं देता। आज हम यदि वर्तमान समय की बात करें, यदि हम भारत का भी उदाहरण लें, तो यहाँ पर जो नागरिकता है वो जन्म से हमें प्राप्त हो जाती है, निवास स्थान के आधार पर प्राप्त हो जाती है। लेकिन अरस्तु जो नागरिकता का जो आधार है वो कर्तव्य मानता है, कर्तव्य पालन, कार्य। जो नागरिकता का आधार क्या है, उसका कार्य, अर्थात जिसके पास क्षमता है और जिसके पास इन शासन के कार्यों को करने की क्या होनी चाहिए, समय भी होना चाहिए, उसका अवकाश होना चाहिए उसके पास। इस दृष्टि में अरस्तु कहता है कि मेरी दृष्टि में नागरिक वही है जो स्वतंत्र, वयस्क, संपत्तिमान यूनानी पुरुष, अर्थात जो अरस्तु है वो स्वतंत्र, वयस्क, संपत्तिवान जो यूनानी पुरुष है उन्हीं को नागरिकता देता है। वो मानता है कि यही लोग हैं जो मानसिक श्रम कर सकते हैं और जिनके पास इतना अवकाश है, समय है कि वो शासन के कार्यों में भाग ले सके। और इस दृष्टि से अरस्तु दासों को, विदेशियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, संपत्तिहीन, सूदखोरों जो ब्याज काम करते हैं को नागरिकता प्रदान नहीं करता, श्रमिकों को प्रदान नहीं करता। तो इस प्रकार जो अरस्तु का बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, सूदखोरों को, विदेशियों को, संपत्तिहीनों को नागरिकता का अधिकार नहीं देना, इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को सामंतवादी बना देता है। ये अरस्तु के नागरिकता संबंधी सिद्धांत की बहुत बड़ी आलोचना है। जब इतना जो बहुसंख्यक वर्ग को आप नागरिकता से वंचित कर दोगे तो नागरिकता का आधार
जो है वो केवल कुछ गिने चुने लोगों के पास ही रहेगा। वर्तमान में नागरिकता के इस आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को ये कहकर उनकी आलोचना की जाती है कि ये विचार पूरी तरह सामंतवादी हैं, ये बहुत बड़े जो वर्ग है उनको अपने अधिकारों से वंचित करते हैं, और वर्तमान जो लोकतांत्रिक युग में अरस्तु के इन विचारों को कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी हम देखते हैं अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचारों के पॉजिटिव तरह व्यू में हम बात करें तो वो नागरिकता का आधार जन्म नहीं मानते, वो नागरिकता का आधार कर्तव्य मानते हैं। काम अर्थात जिसे शासन के विधायी और न्यायिक कार्यों में भाग लेने की क्षमता है, उसके पास वो कर सकता है, अवकाश है, वही व्यक्ति नागरिकता का अधिकारी है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का उद्देश्य नैतिकता का विकास। इसके माध्यम से वो मानसिक श्रम करेंगे और कहेंगे शासन के कार्यों में भाग लेकर वो नैतिकता को बढ़ावा देंगे, नैतिकता का विकास करेंगे। ये अरस्तु के नागरिकता का उद्देश्य है। बारकर ने बहुत अच्छी एक परिभाषा दी है कि अरस्तु की जो नागरिकता की परिभाषा है वो करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर के रूप में है। अर्थात शासन का जो कार्य है वो कुछ गिने चुने लिमिटेड लोगों के पास ना होकर जिनके पास क्षमता है, जिनके पास उन कार्यों को करने के लिए अवकाश है, उन सभी को उसमें भागीदारी प्रदान की गई है। तो शेयर होल्डर के रूप में बारकर अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा को परिभाषित करते हैं। जहां अरस्तु ने नागरिकता का जो आधार है वो संपत्ति को भी माना है, और जेएस मिल भी इस रूप में अपनी जो नागरिकता का आधार संपत्ति को स्वीकार करते हैं। ये हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। अरस्तु जो नागरिकता की परिभाषा है वो उसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करते हैं जो सक्रिय भागीदारी अपनाएगा, जो शासन के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेगा, और इसे वर्तमान में बोला जाता है सहभागी लोकतंत्र, अर्थात लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना। इस रूप में जो अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत है वह सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा के अनुरूप है। ये नागरिकों की शासन में सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। यदि आज के समय हम बात करें तो मैक्स फर्सन है, कुकोर, मॉर्गन है, पेटमैन है, पोलेंजे हैं, ये सहभागी लोकतंत्र के समर्थक विचारक हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। अरस्तु की नागरिकता संबंधी परिभाषा भी इसी जो सिद्धांत की ओर रेखांकित करती है, सिद्धांत को बढ़ावा देती है। लेकिन फिर भी ऑल ओवर व्यू देखा जाए तो अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्तमान में एक बहुत बड़ी वर्ग, महिलाओं को, बूढ़ों को, बच्चों को या जिनके पास संपत्ति नहीं है, श्रमिकों को अपने अधिकारों से वंचित करते हैं। और वर्तमान लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में ये विचार पूरी तरह सामंतवादी हैं, कुलीनतांत्रिक है, और इन विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम अगले वीडियो में अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। वो भी अति महत्वपूर्ण विचार हैं। मेरे पूर्व में प्लेटो के बारे में मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अरस्तु के भी जीवन परिचय के बारे में, राज्य संबंधी विचारों के बारे में वीडियो अपलोड पूर्व में कर चुका हूं। उनको देखने के लिए भी आप महाविद्यालय के YouTube चैनल पर जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।